हाय एवरीवन, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट के नए लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को देखने के बाद बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स होता क्या है, फिर कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिनको इनके वे में हमको पढ़ना है। बात करें अगर स्टूडेंट्स पीरियोडिक ट्रेंड्स की, तो स्पेसिफिक पैटर्न अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में पाया जाए, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं, जब उनको उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर इंक्रीज किया जाए ग्रुप में या पीरियड में, तो उनमें एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखे, तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब यह है, मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये पीरियोडिक टेबल बगल में आपको दिख रही होगी कि जब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के हम बैलेंसी लिखे तो सबकी बैलेंसी एक आई। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो सबका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, सारे इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गए। तो यही सारी चीजें हमारी स्पेसिफिक पैटर्न है कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ऐसे कैरेक्टर शो करेंगे। वहीं बात करें अगर पीरियड में, तो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन पाया गया, इसीलिए हमको पीरियोडिसिटी वर्ड मिला। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कोरिलेट हैं। इन जनरल हम डिफाइन करें तो स्पेसिफिक पैटर्न इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो बात करें अगर पीरियोडिक ट्रेंड्स की, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक ट्रेंड्स शो करती है। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी का मैं नाम लेना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो क्लास 11th का एग्जाम होगा, आप अगर IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला आज का लेक्चर। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक रेडियस का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बैलेंसी हमारी, और ऑक्सीडेशन नंबर, और कुछ केमिकल रिएक्टिविटीज़, साथ में साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो अब लगातार ये जो सीरीज चलेगा वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए आप उठा के देखिएगा, नीट और IIT के क्वेश्चन हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक साइज, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब बुक में या तो एटॉमिक साइज आपको मिलेगा या तो एटॉमिक रेडियस, या किसी भी नाम से आपको मिले, एटॉमिक रेडियाई नाम से भी मिल सकता है। तो मैटर ये नहीं करता कि किस नाम से है, मैटर ये करता है कि आप समझिए। स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। अभी तक क्या था स्टूडेंट्स कि हमारा जो एटम था वो स्फेरिकल अगर माना जाए। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा, हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, हम लोगों ने सारे मॉडल पढ़े। तो वहाँ से पहले क्या माना जाता था कि जो हमारा एटम है ये हमारा स्फेरिकल है। तो स्टूडेंट्स अगर एटम को स्फेरिकल माने तो एटॉमिक रेडियस की डिफिनीशन क्या होगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये उनके क्या होते हैं, सेल होते हैं, अलग अलग सेल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते थे, ऑर्बिटल। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर है। यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं सेल में। अब स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट सेल किसे कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि जो सबसे बाहरी सेल होता है उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। इसी को हम बैलेंस सेल भी कहते हैं। और सबसे बाहरी सेल में, जो सबसे बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह डिफिनीशन बन गई कि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को, आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो डिफिनीशन है, ये अगर हम एटम को स्फेरिकल माने और अगर एटम एक आइसोलेटेड एटम हो, यानी कि अकेला एटम हो, अगर एटम एक आइसोलेटेड एटम है, ऐसे केस में अगर एटम को हम स्फेरिकल माने तो आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वही उसकी एटॉमिक रेडियस है। अब आप चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से, क्योंकि एटम स्फेरिकल है तो इक्वल आएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एटम स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने पढ़ी थी, मैंने ही पढ़ाया था क्वांटम मॉडल एटम का। तो उसमें हम लोगों ने देखा था
कि एटम तो सबसे पहले फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता, यानी कि एक आइसोलेटेड एटम को पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसी बात की हो गई। दूसरी, ये क्यों नहीं सही मानी गई डिफिनीशन? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर शो करता है, और अगर कोई वेव है तो वो सीधी लाइन में चल के ऐसे ऐसे चलता है। तो अगर कोई वेव है उसके लिए हम बनाना चाहें तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लीजिए हमारे सेल हो गए, और जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है वो स्फेरिकल ना होकर के ऐसे ऐसे होगा। अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर लें क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल से, अगर हम इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर लें तो इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो हमारा एटम है इसकी कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, नो फिक्स बाउंड्री। अब जब बाउंड्री ही नहीं फिक्स है तो कैसे हम आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस लेंगे? मान लीजिए यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई, तो वेरिएशन शो हो रहा है ना स्टूडेंट्स एटॉमिक रेडियस के मेजरमेंट में। इसीलिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस आसानी से कैलकुलेट की जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले तो एक आइसोलेटेड एटम की रेडियस मेजरमेंट करना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम ही नहीं मिलते। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर, और अगर वेव के फॉर्म में है, तरंग के फॉर्म में है, तो फिर वो ऐसे ऐसे चलेगा। तो इस एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होगी, तो हम साइज कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से हम आइसोलेटेड एटम नहीं पा सकते। दूसरी चीज़, ये वेव नेचर में है तो फिक्स बाउंड्री नहीं है, तो फिर ऐसे रेडियस हम नहीं मेजरमेंट कर सकते। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत डिस्टेंस होने पर होती ही नहीं है, 0 भी हो सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर हुई। बट अभी भी क्लास 10th लेवल तक, या बेसिकली अगर क्लास 11th में भी कहें डिफिनीशन पूछी गई कि एटॉमिक रेडियस क्या है, तो आप बोल सकते हैं फॉर ए स्फेरिकल एटम एंड आइसोलेटेड एटम के लिए आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वही हमारी क्या है? एटॉमिक रेडियस है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एटॉमिक रेडियस को हम दिखाते किस में है और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसके मेजरमेंट के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारी नई नई टेक्निक है जो साइंटिस्ट ने डेवलप की, जैसे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई। अभी कुछ दिन पहले हमने एक टेक्निक का जिक्र किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से भी हम एटॉमिक साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी नई नई टेक्निक है कि जिसके थ्रू हम इसकी एटॉमिक साइज का मेजरमेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज किस में मापी जाती है, किस यूनिट में। तो क्योंकि एक एटम बहुत ही छोटा होता है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो साइज है या तो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, या तो एनएम में मापी जाती है, या तो पीएम में पिकोमीटर में मापी जाती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम स्टूडेंट्स बहुत ही माइक्रो लेवल की कोई चीज़ हो तो उसको मेजरमेंट करने की एक यूनिट है। 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस मापना क्यों हार्ड है या क्यों डिफिकल्ट है, और एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट किस में होता है, और एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम के लिए एटॉमिक रेडियस मापना कठिन है, तो फिर कैसे हम एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली अगर एटम हमारा बॉन्डेड स्टेट में हो। अगर एटम बॉन्डेड स्टेट में है तो वो स्टेबल भी रह सकता है। दूसरी चीज़, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसकी बाउंड्री से मतलब ही नहीं रखेंगे। हम अगर बॉन्डेड स्टेट में है तो दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाल के उसका हाफ करके एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसे? तो आइए देखते हैं। एटॉमिक रेडियस हम 3 वे में निकाल सकते हैं, सारे वे को हम देखते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस किन किन मेथड से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, जो आज भी सक्सेसफुली निकाला जा रहा है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। अब हम देखेंगे कि किन किन वे में हम एटॉमिक रेडियस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि एक आइसोलेटेड एटम पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसीलिए एटम को बॉन्डेड स्टेट में हम मेजर करते हैं उसकी रेडियस को। अब बॉन्डेड स्टेट कैसे? मतलब जब एटम कंबाइन हो जाए, बॉन्ड बना ले, तब हम उसकी रेडियस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इट इज डिटरमाइन इन 4 वे।
कोवैलेंट रेडियस का मेजरमेंट कर सकते हैं, या हम कहें कि रेडियस 4 टाइप की होती है। फिर हम वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, मेटॉलिक रेडियस कर सकते हैं और आयनिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट रेडियस, यानी कोवैलेंट रेडियस के फॉर्म में भी हम किसी एटम की रेडियस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए सबसे पहले कोवैलेंट, और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको समझेंगे। स्टूडेंट्स अगर कोवैलेंट की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाई स्कूल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आई होप आप सारी चीजें पढ़े होंगे, यानी कि ऐसे बॉन्ड जहां पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो और जिनके दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही मिनिमम हो या तो ना हो। मतलब जैसे अगर हम कहें कि H2 है, हमारा H+H बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो हमारा HH बॉन्ड बना, इसको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे एक डॉट, ये क्या किया ऐसे और ये ऐसे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड बना, ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस तरह के बॉन्डेड स्टेट में अगर कोई एटम है तो इसके एटॉमिक रेडियस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कोवैलेंट रेडियस उसी को हम कहते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग हुई है, ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है एटम के बीच में। तो सबसे पहले हम एटम बनाते हैं कि ये हमारा 2 एटम हो गए जो कि कोवैलेंट स्टेट में है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हमने करा दी। यहाँ पे मान लीजिए एटम A है, यहाँ पे B है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ मैंने बताई कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो हो ही ना या तो बहुत माइन्यूट। तो इन द केस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने एक एटम लिया A और B, दोनों की साइज इक्वल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब कोवैलेंटली एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ A के यहाँ पे न्यूक्लियस से और इस न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें, इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर दें तो हमको कोवैलेंट रेडियस मिल जाएगी। यानी कि हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस ऑफ 2 nucleus which is bonded covalently, half distance between 2 atomic nucleus which is bonded covalently, which is called कोवैलेंट रेडियस। यानी कि कोवैलेंट रेडियस क्या है? अगर 2 एटम कोवैलेंटली एक दूसरे से जुड़े हैं तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दें तो कोवैलेंट रेडियस हमारा आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका हाफ कर दें। अब चलिए हम इसके लिए फार्मूला अगर लिखना चाहें, स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड होना जरूरी है कोवैलेंट रेडियस के लिए, तो क्योंकि ये कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बनाया है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उसी को हमने हाफ कर दिया। यानी कि कोवैलेंट रेडियस के लिए अगर हम फार्मूला लिखना चाहें या आपसे कहीं पे मेजरमेंट करने को आ जाए तो आप क्या कहेंगे? 1/2 और इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस। अब इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या है ये आप जान चुके हैं, यही है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम एक एग्जांपल लेके आपको कोवैलेंट रेडियस का मेजरमेंट कराएं तो स्टूडेंट्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 20 nm है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 nm है। तो चलिए रखते हैं फार्मूले पे 1/2 20 nm, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, इंटू या तो लगा दीजिए। अभी ये कट गया, बचा क्या? 10 nm। यानी कि इस एटम के लिए या इस कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो एक एटम की रेडियस हुई, कोवैलेंट रेडियस हुई, वो हमारी 10 mm हुई। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि 2 एटम के जो न्यूक्लियस उनके बीच का जो डिस्टेंस उसको हम हाफ कर दें तो कोवैलेंट रेडियस डिटरमाइन हो जाएगी। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स कोवैलेंट रेडियस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोवैलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग हो रही है। अभी हम जब सेकंड पढ़ेंगे वंडर वाल रेडियस तो वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, कोवैलेंट रेडियस भी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स वंडर वाल रेडियस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वंडर वाल रेडियस की। तो सबसे पहले वंडर वाल रेडियस को समझने के लिए हम वंडर वाल फोर्स की बात कर ले रहे हैं या वंडर वाल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कोई बॉन्ड नहीं है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये कोई बॉन्ड नहीं है, आप सही सुन रहे हैं। वंडर वाल बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है,
इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है यही एक क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। वंडर वाल फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये बांड नहीं बनाते कि एकदम करीब आ गए, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं और ये एक अट्रैक्शन फोर्स है। इसी को हम क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्स। कुछ हमारे एटम हैं जो इसी फोर्स से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, इनफैक्ट वो अनबॉन्डेड फॉर्म में ही रहते हैं बट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि नोबेल गैस की सारे वैलेंसी कंप्लीट होती है, यानी कि नोबेल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबेल गैस की बात करें तो हमारा हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गए, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमने देखा कि इनके सारे जो सबसेल हैं वो कंप्लीटली फुल फील्ड है, यानी कि इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देना है ना तो इलेक्ट्रॉन लेना है। क्योंकि सारे एटम क्यों परेशान हैं, सारे एटम स्टूडेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए परेशान है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब ये ना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, किसी टाइप का ये बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसके केस में वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल रेडियस काम आती है इसके मेजरमेंट में। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नोबेल गैस की रेडियस कैसे मेजरमेंट होती है। तो नोबेल गैस की रेडियस हीलियम, नियॉन, आर्गन की रेडियस वंडर वाल रेडियस द्वारा मेजरमेंट होती है। तो वंडर वाल ना कोई बॉन्ड है बल्कि ये अनबॉन्डेड टू एटम न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो आएगा वही वंडर वाल रेडियस है। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि कोई बॉन्ड तो है नहीं कि एक दूसरे करीब आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का जो हाफ कर दें वही हमारा क्या है, वंडर वाल रेडियस है। यानी कि इसको डिफाइन कर लें अगर बेहतरीन तरीके से तो देखिए, 2 अनबॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियस जो कि वंडर वाल फोर्स से जुड़े हों, 2 अनबॉन्डेड एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ कर दें तो हमारा वंडर वाल रेडियस मेजरमेंट हो जाएगा। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहें तो हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 अनबॉन्डेड न्यूक्लियस, half distance between 2 unbounded nucleus which is attached by van der Waals force is called van der Waals radius। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा कि van der Waals बल में van der Waals फोर्स बहुत नज़दीक नहीं बल्कि एक अट्रैक्शन है जो कि कुछ डिस्टेंस पे रहता है। अब स्टूडेंट्स बात करें इसके लिए तो हम इसको VR से दिखा दे रहे हैं van der Waals रेडियस को। इसका जो फार्मूला हुआ 1/2 और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ आपके मन में आई होगी, सर फार्मूला भले ही दोनों जगह सेम है बट यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है। कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती थी, ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, ये तो ये न्यूक्लियस नज़दीक थे बट यहाँ पे न्यूक्लियस दूर है ना स्टूडेंट्स। तो इसके केस में हम लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि उसमें 20 nm था, इसमें ये 30 nm है, तो वंडर वाल रेडियस निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, 1/2 × 30 काटेंगे, यानी कि 15 nm हमारी वंडर वाल रेडियस आई। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि कोई ऐसा एटम दे दिया उसकी एक न्यूक्लियस से दूसरे एटम तक की डिस्टेंस इतनी है और ये वंडर वाल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो आप तुरंत उसकी रेडियस मेजरमेंट कर सकते हैं, या कोवैलेंटली जुड़ा है तो भी उसकी रेडियस मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वंडर वाल रेडियस भी क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की रेडियस या थर्ड वे ऑफ द मेजरमेंट, एटॉमिक रेडियस, जो कि हमारा क्या है, मेटॉलिक रेडियस। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मेटॉलिक रेडियस की। सबसे पहले मेटॉलिक रेडियस पढ़ने के पहले हमको जानना होगा मेटॉलिक बॉन्ड और मेटल क्रिस्टल को। तो अगर बात करें स्टूडेंट मेटल क्रिस्टल की, तो मान लीजिए ये हमारा एक मेटल क्रिस्टल है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा एक मेटल क्रिस्टल है। अब आप सभी जानते हैं कि मेटॉलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, एक मेटल क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। अब कभी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ। क्यों घूमते रहते हैं, जब आप मेटॉलिक बॉन्ड पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि कभी इस न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्ट होते हैं, कभी इस न्यूक्लियस के लिए, तो इसके कारण इनमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कई न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्ट होता है। अब अट्रैक्ट होने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो मेटॉलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर इसके लिए लें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, इसके लिए ले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, इसके लिए ले तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, और हम चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो मेटॉलिक रेडियस का मेजरमेंट ऐसे करेंगे कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस
कि हाफ डिस्टेंस जो होगी वही हमारी मेटालिक रेडियस होगी। तो मेटालिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए अब हमको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होगा कि मेटालिक बॉन्ड कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हमको डायरेक्टली लिखना होगा कि हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस व्हिच इज बॉन्डेड बाय मेटालिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। या किसी मेटल क्रिस्टल में उनके दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो हमारी मेटालिक रेडियस डिटरमाइन हो जाएगी। यानी कि एम आर के लिए, मेटालिक रेडियस के लिए हम फार्मूला लिखें तो 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्टर करता है कि नाइबर एटम कौन सा है, क्योंकि नाइबर एटम, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये खींच लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये खींच लिया, कभी कभी यही इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ चक्कर लगा रहे हैं तो ये खींच लिया। तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है नाइबरिंग एटम कौन सा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि वांडर वाल में तो ये बहुत ही ज़्यादा दूरी पे थे, वांडर वाल में दो एटम बहुत ही ज़्यादा दूरी पे थे, मेटॉलिक में थोड़ा नज़दीक है और कोवलेंट में एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे थे। अब आप खुद दिमाग लगाएगा कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस रेडियस की होगी, मन में सोचिए, आंसर अभी दीजिएगा। अब इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा मेटॉलिक रेडियस इज इक्वल टू 1/2 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, 26 nm है, 26 nm। 26 nm की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप सभी जानते हैं, ये इससे कट जाएगा, आएगा हमारा 13 nm। अब स्टूडेंट्स हमने तीनों एग्जाम्पल ऐसे दिया कि आप एग्जाम्पल की वैल्यू भी अगर देखें तो क्लियर हो जाए। अब बात आती है क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए कौन सी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। हम लोगों ने अभी तक 3 रेडियस पढ़ी। अब आप बोलेंगे सर एक रेडियस और आपने लिखी थी आयनिक रेडियस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस एक स्पेशल टाइप की रेडियस है, उसको पढ़ेंगे हम एक अलग से लेक्चर में, ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में और कई सारे आइसो न्यूट्रॉनिक के फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आयनिक रेडियस तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम इसको पढ़ के फिर पीरियड में और ग्रुप में ट्रेंड्स देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक हमारा है। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स, तीनों टाइप की रेडियस हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कोवलेंट रेडियस, हमने पढ़ा वान डेर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस को हम CR से दिखा रहे हैं, वान डेर वाल रेडियस को हम VR से दिखा रहे हैं, और हम मेटालिक बॉन्ड को हम MR से दिखा रहे हैं। अब स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपने कॉपी में अरेंज करिए। हाँ, अरेंज कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं की है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हम आपको स्टूडेंट्स जो ऑर्डर बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारा डिस्टेंस होगा, सबसे ज़्यादा रेडियस वान डेर वाल रेडियस होगी। बोलेंगे आप कैसे? क्योंकि हमने देखा था कि ये एक एटम यहाँ है तो एक यहाँ है, ये इससे अनबॉन्डेड तरीके से जुड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, तो इसका हाफ भी तो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारी रेडियस होगी वो बड़ी किसकी होगी? वान डेर वाल रेडियस। अब बात करें दूसरे नंबर पे किसका नंबर आएगा, तो दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स मेटल की, क्योंकि कोवलेंट के केस में ओवरलैपिंग थी बट मेटल के केस में ओवरलैपिंग नहीं है। यानी कि उसके बाद जो हमारी रेडियस आई वो कौन सी आई? मेटालिक रेडियस। यानी सबसे ज़्यादा हमारी वान डेर वाल रेडियस, फिर मेटालिक रेडियस। अब बात करें तीसरी तो बचा हमारा कोवलेंट रेडियस। और स्टूडेंट्स ये ऑर्डर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको तीनों टाइप डिटर्मिनेशन रेडियस का समझ में आया होगा, या टाइप ऑफ रेडियस कहें तो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे कि वेरिएशन इन एटॉमिक साइज इन केस ऑफ ग्रुप एंड केस ऑफ पीरियड, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल है उनको पीरियड कहते थे, जो वर्टिकल है उनको ग्रुप। तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या चेंज आएगा, क्या एक फिक्स पैटर्न में चेंज आएगा, किसी पीरियड में आगे बढ़ने पे क्या चेंज आएगा, आइए देखते हैं उसको। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वेरिएशन इन एटॉमिक साइज विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड, किसी पीरियड में यानी कि हॉरिजेंटल वे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंज आते हैं एटॉमिक साइज में। क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे जनरल वे पढ़ेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो देखने के लिए आप भी बैठे हैं, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि एक्सेप्शन ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम जनरल वे में देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। अगर एक पीरियड की बात करें तो हम उठा ले रहे हैं सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में हमारा कौन कौन से एलिमेंट है? हमारे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। स्टूडेंट्स हमने इतना लिया, चलिए हम नियॉन भी ले रहे हैं, बट अभी हम आपको दिखा रहे हैं जनरल वे में। नियॉन को अभी हम रफ कर देना है, अभी आपको बताएंगे क्यों हमने हटा दिया। तो ये हमारा सेकंड पीरियड है, इन केस ऑफ पीरियड हमको देखना है। बात करें एटॉमिक नंबर की तो इसका हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें बोहर बरी रूल से तो हम लिख सकते हैं 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2 5, 2 6 और 2 7। स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिएगा कि इन सब में 2 सेल हैं, यहाँ पे भी 2 सेल, 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 यानी कि नंबर ऑफ सेल इक्वल है, नंबर ऑफ सेल इक्वल है। नंबर ऑफ सेल इक्वल होने का मतलब n की वैल्यू सबके लिए इक्वल है। जब n की वैल्यू इक्वल है यानी कि सेल तो बढ़ेंगे नहीं। अब अगर बात करें 2 सेल की, मान लीजिए हमारा प्रोटॉन है यानी न्यूक्लियस है, तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, सबके लिए जो सेल है वो इक्वल रहेगा। सेल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है केवल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उतने ही प्रोटॉन यहाँ पे होंगे। अब हमको एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ पे हमारे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमारे अगर 9 प्रोटॉन हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, तो अगर प्रोटॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को खींचना है तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? जहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। क्लियर हो रहा है ना? जहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन हमारे फ्लोरीन में है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे, और इसी को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज का सीधा मतलब आप ये जान लीजिए, न्यूक्लियर चार्ज अगर आपसे कहा जाए कौन है, तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, सबसे कम यहाँ है, यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। फिर से डिफाइन करूँ, न्यूक्लियर चार्ज क्या है? प्रोटॉन का न्यूक्लियस में उपस्थित होकर सभी इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करना, खींचना, न्यूक्लियर चार्ज है। अब जो प्रोटॉन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो साइज छोटी होगी कि बड़ी होगी? जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा साइज छोटी होगी। तो अब आप आइडिया लगा लिए होंगे कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी छोटी होगी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा साइज उतनी छोटी होगी। यहाँ से आइडिया ये लगा, हम लिख दे रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के, एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी एटॉमिक साइज घटेगी। तो अब आपसे कहें कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज में क्या चेंज आता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। क्लियर? लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होती है? रीजन आ गया, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए साइज डिक्रीज होगी। तो अब इसके लिए अगर हम कहें आपसे ऑर्डर लिखने को एटॉमिक रेडियस की, तो आप ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, लिथियम, सॉरी क्योंकि लिथियम की सबसे ज़्यादा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये रहा ऑर्डर हमारा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हम कोई और पीरियड उठा लें तो वहाँ पर भी सेम चीज़ काम करेगी। स्टूडेंट्स एक्सेप्शन क्या है वो अभी हम आपको दिखाएंगे जब हम पढ़ लेंगे ग्रुप के केस में, देन हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखते हैं इन द केस ऑफ ग्रुप क्या वेरिएशन शो करता है एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ग्रुप के केस में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है। बात करें अगर ग्रुप की, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम। ये सारे एलिमेंट हमारे फर्स्ट ग्रुप के हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37। अब अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो नंबर ऑफ सेल बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s, लिथियम का 1s2 और 2s1, इसका हम डॉट 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 3s1 आप लिख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। इसका 4s1 और इसका लिखेंगे तो 5s1, यहाँ तक आप भर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल है, बट यहाँ पे देखा गया नंबर ऑफ सेल वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेल है क्योंकि n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। यानी कि n की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। n का मतलब क्या है? अगर ये न्यूक्लियस है तो एक सेल है तो n इक्वल टू 1, n बराबर 2 के लिए 2 सेल है, n बराबर 3 के लिए 3 सेल, और n इक्वल टू 4 के लिए 4 सेल, n इक्वल टू 5 के लिए 5 सेल। यानी कि जितनी वैल्यू n की बढ़ेगी उतनी ही साइज बढ़ेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ आने पर n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि
एन की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ एन इज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ एन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एन की साइज मतलब नंबर ऑफ सेल है, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ सेल, और अगर वैसे ले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। यानी कि जहाँ पे एन की वैल्यू बढ़ेगी वहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। अब आपसे कोई पूछे कि ग्रुप में क्या वेरिएशन है, तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, इन जनरली एक्सेप्शनल केस नहीं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पीरियड के केस में कैसे वेरिएशन है और ग्रुप के केस में। अब इसका हम अगर एक जनरल बोले ओवरऑल, तो मान लीजिए कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, मान लीजिए कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल। अब इसमें ऐसे ऐसे ही तो करना है, बाकी तो वही है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। एकदम याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल का खेला, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का। अब हम देखते हैं एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कहीं पे जगह बची हो तो हम देख लें। यहाँ पे हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हीलियम के एटॉमिक साइज क्यों हाइड्रोजन से बड़ी है, जबकि अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन या जनरल वेरिएशन की बात करें तो हमने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ होता है, हीलियम हमारा यहाँ होता है, तो इसकी साइज कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बट यही तो एक्सेप्शन है कि क्यों हाइड्रोजन की ज़्यादा ना होकर के हीलियम की है। तो आइए देखते हैं क्यों है। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो हमारा हीलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। 1s2 का मतलब ये फुल फील्ड है। दूसरी चीज़ ये हमारा नोबेल गैस, आप सभी जानते हैं जो हमारा 18 ग्रुप है उसको हम नोबेल गैस कहते हैं। अब ये नोबेल गैस है तो ये कोवैलेंटली तो जुड़ेगा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन शेयर तो करना नहीं है। जब ये कोवैलेंटली नहीं जुड़ेगा तो इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? इसकी रेडियस निकालेंगे वांडर वाल रेडियस। अब एक चीज़ आप बताइए, कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे हाइड्रोजन की और वांडर वाल रेडियस निकालेंगे हीलियम की, तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस वांडर वाल की ही तो ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए हीलियम की एटॉमिक साइज बड़ी होती है, इसीलिए हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज छोटी होती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि फ्लोरीन की एटॉमिक साइज क्यों छोटी होती है नियोन से, जबकि होनी चाहिए फ्लोरीन की एटॉमिक साइज ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ नियोन, क्योंकि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेज। बट यहाँ पे केस अपोजिट है, तो क्यों? क्वेश्चंस ऑफ द डे यही है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अगर आपको आता है तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।